तो ये हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी. लिसन टू मी. वी नो दैट हमने ऑलरेडी पढ़ा है प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ा है ई और एफ. इफ ई एंड एफ आर टू इवेंट्स then probability of U or F is probability of their intersection divided by probability of the second one, that's F. ठीक है, which implies probability of U or F, sorry, E intersection F is equal, इसको यहाँ शिफ्ट करो, so it's probability of F into probability of E or F. इतना ठीक है, ये समझ आया. इसको आप लॉक करके रखो. आल्सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ और ई, ई और एफ ये है, तो एफ और ई क्या है? इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, विच गिव्स अस द रिजल्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ is equal to probability of E into probability of F over E. Is that clear? ये समझ आया? अच्छा, अगर आप फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करोगे, फर्स्ट और सेकंड हम लेंगे, ठीक है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, और इट कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ E F. अगर आप स्टैटिस्टिक्स में देखोगे मे बी आपको ई एफ होगा, ठीक है, तो आप वहां पे समझोगे कि ये ई इंटरसेक्शन एफ है. अब बात करेंगे पहले इंटरसेक्शन क्या होता है. आपने 11th में सेट्स में पढ़ा था एंड और. एंड होता है इंटरसेक्शन और होता है यूनियन, ठीक है. You got it? And means intersection. Intersection means both. Or means union. Union means all. इतना आपको पता है? So listen to me. Probability of E intersection F is equal to probability of, or it can be written as probability of E F only. तो E और F means there is multiplication between these two. ठीक है? किसके बराबर है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ इज इक्वल टू, अब देखो यहां पे रिजल्ट निकाल के है, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ओवर ई. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, बट ई हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, ठीक है. और इट कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ. अगर हम पहले एफ इवेंट लेंगे, इसमें हमने पहले क्या किया, ई लिया, फिर एफ की प्रोबेबिलिटी निकाली, और कंडीशन ये है कि एफ ऑलरेडी ऑकर हुआ है, सॉरी ई ऑलरेडी ऑकर हुआ है. तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अगर पहले ले लोगे, अब किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? ई की, बट एफ हैज ऑलरेडी ऑकर्ड. यू गॉट इट? अब आप इसको याद ऐसे रखोगे, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ. अगर आपने, अब क्वेश्चन में आपको पता चलेगा, मैं अभी समझाऊंगा आपको एक एग्जांपल से. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई. अब तो हम सीक्वेंस में ऐसे याद रखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, द फर्स्ट इवेंट इज ई एंड इट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड, दैट इज एफ ओवर ई. अब मैं आपको समझाऊंगा इसका मतलब क्या है, और यही है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी. आजा बेटा. सो दिस इज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ओवर ई. अब एक एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं. तो देखो क्या करना, बुझ तो ही ओपन. से फॉर एग्जांपल, लिसन टू मी. हमारे पास एक बॉक्स है, तो बुझ ही ओपन. एक बॉक्स हमारे पास है, इस बॉक्स के अंदर 4 रेड बॉल्स है, 3 ब्लैक बॉल्स है, 6 व्हाइट बॉल्स है.
A box contains 4 red balls, 3 black balls, 6 white balls. How many balls are there in total? 13 balls है टोटल में. इतना ठीक है. अगर मैं आपको बताऊं मुझे रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ, दैट्स 4/13. अगर आप एक बॉल रैंडमली निकाल रहे हो बॉक्स से, तो अगर वो बॉल रेड है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4/13. अगर वो बॉल ब्लैक है तो 3/13. अगर वो वाइट है तो 6/13. बेस जल्दी बुझितु योकुन पत मनमुक्त नहीं सर इसके पर. तो एक बॉक्स में कितनी बॉल्स है? 13 बॉल्स है. तो 13 में से 4 रेड है, 3 ब्लैक है, 6 वाइट है. अगर हम एक बॉल बॉक्स से निकाल रहे हैं, और इस चीज को अंडरस्टैंड करना क्वेश्चन भी कैसे होगा, बस यहां ध्यान रखो आप. एक बॉक्स में से हम एक बॉल निकाल रहे हैं. अगर वो बॉल रेड है तो प्रोबेबिलिटी होगी 4/13, ब्लैक 3/13, वाइट 6/13. इज दैट क्लियर? समझ आवा? ये पहला पॉइंट. देखो क्वेश्चन क्या होगा. क्वेश्चन होगा आप बॉक्स में से 2 बॉल्स निकालो. कितनी बॉल्स? 2 बॉल्स हमें बॉक्स में से निकालनी है. ठीक है. और दोनों बॉल्स रेड है. बोथ द बॉल्स आर रेड. और बोथ को हम सेट्स में इंटरसेक्शन से डिनोट करते हैं. कैसे डिनोट करते हैं? और इंटरसेक्शन को हम एंड भी पढ़ते हैं. द फर्स्ट बॉल इज रेड एंड द सेकेंड बॉल इज रेड. या क्वेश्चन ऐसे होगा दैट बोथ द बॉल्स आर रेड बॉल्स. इज दैट क्लियर? आपने इस बार एक बॉल नहीं निकालनी. कितनी बॉल्स निकालने बॉक्स में से? 2 बॉल्स है. बात को समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? मशीन बात तक समझो. हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी. तो मल्टीप्लिकेशन यहां से हम डिनोट करते हैं किससे? इंटरसेक्शन से. या हम ई और एफ लिखते हैं दैट द फर्स्ट बॉल इज रेड एंड द सेकंड बॉल इज रेड. ये है मल्टीप्लिकेशन. और इट कैन बी रिटन एज ई इंटरसेक्शन एफ. फर्स्ट बॉल इज रेड एंड सेकंड बॉल इज रेड. और हम इसको ऐसे पढ़ेंगे बोथ द बॉल्स आर रेड. तो आपने कितनी बॉल्स बॉक्स से निकालने? एक नहीं, कितनी निकालने? 2. अब देखो क्वेश्चन क्या होगा. क्वेश्चन होगा रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट. क्वेश्चन क्या होगा? रिप्लेसमेंट और, ये क्वेश्चन में लिख के होगा रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट. इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा और फिर हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कैसे यूज करेंगे वो भी मैं आपको समझाऊंगा. देखो पहले बात करेंगे रिप्लेसमेंट की. बॉक्स में से आपको कितनी बॉल्स निकालनी है? 2 बॉल्स निकालनी. और दोनों बॉल्स आप एक साथ नहीं निकालोगे, 1 by 1. ठीक है. आपको पता है जब फ्रूट मंडी में फ्रूट्स जाते हैं ना, तब कत चीज पे बूल लगा. मतलब हमारे पास 1000 बॉक्सेस है या 100 बॉक्सेस है, फिर उसकी रेट लग जाती है ₹600. क्या वो सारे बॉक्सेस 1 by 1 खोल के देखते हैं? नहीं. वो रैंडमली आउट ऑफ 100 1-2 चूज करते हैं. ठीक है. 1-2 बॉक्सेस. और 1-2 बॉक्सेस में से वो सारे जो एप्पल्स है वो बाहर नहीं निकालते हैं. वो रैंडमली कहीं से भी बाहर निकालते हैं. ठीक है. कहाँ हेरकन तुला, हेरकन वैसे तो ठीक है, कहाँ सूख निवा, साइडस निवा कड़ित. तो उसमें से क्या हम सारे एप्पल्स बाहर निकालते हैं? नहीं बाहर निकालते. उसमें से हम रैंडमली 1-2 एप्पल्स बाहर निकालते हैं 1 by 1. फर्स्ट एप्पल अच्छा है, सेकंड एप्पल अच्छा है, थर्ड एप्पल थोड़ा सा खराब है, तो उस पर रेट लग जाती है बॉक्स की. इज दैट क्लियर? फिर दूसरी पेटी में भी, दूसरे बॉक्स में भी हम ऐसा ही करते हैं. उसके बाद उन बॉक्सेस पे रेट लग जाती है जो 1000 या 100 बॉक्सेस है. ये प्रोबेबिलिटी होती है, चांसेस होते हैं. मे बी जो फर्स्ट 2 बॉक्सेस होंगे फ्रूट्स में से वो ठीक है, जो नेक्स्ट मतलब जो बचे कुछ जो बॉक्सेस है तमुल में साफ में, वो ऐसे यही होती है प्रोबेबिलिटी, यही होते हैं चांसेस. तो बॉक्स में कितनी बॉल्स है? 13 है. कितनी निकालनी है उसमें से? 2 बॉल्स. अब रिप्लेसमेंट हो या विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब पहली बॉल आप निकाल रहे हो, चेक करते हो, वापस डालते हो, इसको रिप्लेसमेंट कहते हैं. नहीं समझे? समझ आया? आपने पहली बॉल निकालनी है, उसको चेक करना है कि वो रेड कलर की है या नहीं है, उसको वापस डालना है बॉक्स में, इसको कहते हैं रिप्लेसमेंट. दूसरा ऑप्शन ये है आपने बॉल निकाली वहां से, उसको चेक किया उसका कलर क्या है, उसको साइड में रखा, तो आप बॉक्स में 13 नहीं फिर 12 बॉल्स बचेंगे. इज दैट क्लियर? अच्छा, ई को हम मानते हैं फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज रेड. फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज रेड. You got my point? What's E?
जो हमने पहली बॉल निकाली, अब हम मानते हैं कि वो रेड ही बॉल थी, तो E इज द फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज रेड, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E बताओ मुझे, दैट इज 4/13, बिकॉज रेड बॉल इज टोटल में 4 है। ये एक नहीं लिखना होता कि आपने एक बॉल निकाली, नहीं, ये देखना है रेड बॉल इज टोटल में कितनी है, दैट्स 4/13, तो ये इसके चांसेस है। अच्छा, अब आपके पास दो चीजें हम आपको एक साथ बताएंगे। अभी फिलहाल रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, मैंने बॉल निकाली, वो रेड बॉल थी, मैंने वापस डाली बॉल को। अब सेकंड बॉल है F, सेकंड बॉल ड्रॉन इज आल्सो रेड, सेकंड बॉल ड्रॉन इज रेड। अब मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ F, बट हम देखो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ F ओवर E। क्यों? एक बॉल ऑलरेडी हमने निकाली है, अब इस एक बॉल से क्या फर्क पड़ेगा? एक बॉल से यह फर्क पड़ेगा कि अगर रिप्लेसमेंट नहीं था तो टोटल तो काउंट कम होगा ना, नहीं समझे? समझ आया? तो अगर F और E कंडीशन जरूरी लिखना है कि हमने क्या कोई बॉल निकाली या नहीं निकाली, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F और E सेकंड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, वो भी रेड ही होगी। अब उसके लिए ऑप्शन है कि हमने रिप्लेस किया है कि विदाउट रिप्लेसमेंट है। हमने तो रिप्लेस किया है बॉल को, वापस डाला है बॉल को, तो वहां पे फिर से 13 बॉल्स है, और जो हमने बॉल निकाली वो रेड बॉल है, तो 4 है डिवाइड बाई 13, 4 डिवाइडेड बाई 13। नहीं समझे? बात समझ में आ रही है? यहां पे समझ आया? अगर मैंने ऐसा किया होता, यहां पे देखते हैं तो क्या क्या रिजल्ट्स आए मुझे बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज 4/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ F ओवर E इज 4/13, देयरफॉर देखो हमारा क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, लिसन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर रेड। बोथ को कैसे डिनोट करते हैं? इंटरसेक्शन से, इसी को कहते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। तो अभी हमने पढ़ा, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E और F, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल मैंने किया। प्रोबेबिलिटी ऑफ E और F इज प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। इसमें से हमें इंटरसेक्शन निकालना है, तो वो ये समझ आया। और F और E, ये E और F था, ये क्या है? F और E इज प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E। यहां से भी हमें ये मिला, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इनटू दिस। इज दैट क्लियर? तो कुल मिला के हमारे पास रिजल्ट है probability of E intersection F, or it can be written as probability of EF only। इसी को multiplication कहते हैं। किसके बराबर है? probability of E into probability of F over E। अभी निकाला ना रिजल्ट। or it can be written as probability of F into probability of E over F। अब आपके पास ऑप्शन होता है कि जब भी आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम निकालनी है, अगर आपने पहले इवेंट को E माना तो पहले E की प्रोबेबिलिटी, तब तक कुछ भी नहीं हुआ है, तब तक कोई कंडीशन नहीं है। सो प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर रेड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E, मतलब पहली बॉल हमने निकाली, इससे पहले कुछ भी नहीं हुआ था। अब दूसरी बॉल की प्रोबेबिलिटी दैट इज F ओवर E, क्योंकि इससे यहां पे कंडीशन आ जाती है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बॉल ड्रॉन इज रेड, बट ऑलरेडी एक बॉल हमने ड्रॉ की हुई है। आजा बेटा, सो विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज 4/13 and probability of F when E has already occurred is also 4/13, so it is 4 4s are 16/169। ये है probability when both the balls are red। is that clear? समझ आवा? नहीं समझे? बात समझ में आ रही है? अब दूसरा ऑप्शन, अब रिप्लेस करेंगे बॉल को, वो सको प्रयोग, अब बॉल को रिप्लेस करेंगे। देखो पहली बॉल आप निकाल रहे हो, आपने दो बॉल्स इसमें से निकालनी है, दोनों रेड होने चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी हम मेजर कर रहे हैं। क्या ये जरूरी है जब हम बॉल निकालेंगे वो रेड होगी? नहीं, वो ब्लैक हो सकती है, वो व्हाइट हो सकती है, लेकिन हम तब की प्रोबेबिलिटी ढूंढेंगे जब वो रेड बॉल होगी। सो मान लो E द फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज रेड, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E, हाउ मेनी रेड बॉल्स आर देयर? 4, टोटल बॉल्स 13, इट्स अगेन 4/13। ये मैंने पहली बॉल निकाली। अब हमने इस बॉल को रिप्लेस किया। रिप्लेस मतलब नहीं, रिप्लेसमेंट नहीं है, विदाउट रिप्लेसमेंट है, ये विदाउट रिप्लेसमेंट है। बॉक्स में से पहली बॉल निकाली नजर,
बॉक्स में से पहली बॉल निकाली, वो रेड बॉल है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 4/13। जो बॉल हमने चेक किया उसको हमने कहां रखा, साइड में रखा, ठीक है। अब हमने दूसरी बॉल निकाली है, अब वो दूसरी बॉल भी रेड बॉल है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी जरा बताओ। एफ इज द इवेंट सेकंड बॉल ड्रॉन इज रेड, तो सेकंड बॉल को हमने एफ से डिनोट किया। अब वो भी रेड बॉल है, जरा मुझे बताओ, ई हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, हाउ मेनी रेड बॉल्स आर देयर, 4 और 3, ओनली 3। क्यों, क्योंकि एक हमने जो निकाली थी पहली बॉल उसको हमने साइड में रखा, ठीक है। सो कुल मिला के कितनी बॉल्स है रेड बॉल्स, 3, और टोटल बॉल्स कितनी है 12, सो इट इज 3/12। Therefore, probability that both the balls are red, probability that both the balls are red, E intersection F is equal to probability of E, the first ball drawn is E, then probability of second ball drawn is F, but E has already occurred, which is equal to 4/13 into 3/12, which is equal to 12/132। इतना ही है, नहीं ये आज गलत नक्ति राष्ट्रीय शत्रु 156, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। अब समझ आया ईशा, ठीक, अच्छे से समझ आया। यहाँ पे कैंसिलेशन भी हो सकती है, तो फिलहाल यही हमारा रिजल्ट है। अब हमने क्या पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम होगा आप ऐसे इसको इस्तेमाल करोगे, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ the balls are red, that's E intersection F is equal to probability of the first ball drawn is red into probability of second ball drawn is red, but first ball has already occurred। अब दो चीजों का ध्यान रखना होता है कि ये रिप्लेसमेंट है कि विदाउट रिप्लेसमेंट है। रिप्लेसमेंट से टोटल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और विदाउट रिप्लेसमेंट जब क्वेश्चन में होगा तो इससे इस पे भी फर्क पड़ेगा, इस पे भी फर्क पड़ेगा। यू गॉट माई पॉइंट, समझ आया अच्छे से। अब अगर 3 बॉल्स है तो इसी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, तो बुझियो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, सपोज हमारे पास प्लेइंग कार्ड्स है, मेरी तरफ ध्यान रखना, प्लेइंग कार्ड्स, ठीक शकुबर, लिसन। तो प्लेइंग कार्ड्स में से कुल मिला के हमारे पास कार्ड्स कितने होते हैं, 52, ठीक। अगर हमारे पास 52 कार्ड्स है, लेट E be the event, let E be the event, the card drawn is a spade। You know what are spades? कुल मिला के कार्ड्स 52 है, रेड कितने हैं, ब्लैक कितने हैं, 26 है। उसमें से ब्लैक में से स्पेड और क्लब्स 13 होते हैं, ठीक है। तो 13 कार्ड्स है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ मुझे। 13 divided by 52, that is 1/4। Okay, F is the event, the card drawn is an ace। एस यू नो, ए कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है ना। एस होता है डायमंड्स का, हार्ट्स का, स्पेड्स का, क्लब्स का, हर एक में एक एक एस होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज 4/52, दैट्स 1/13, ठीक। अगर मैं ऐसे कहूं, हम 2 कार्ड्स निकाल रहे हैं प्लेइंग कार्ड्स में से, कितने कार्ड्स, 2 कार्ड्स, ठीक है। एक कार्ड निकाला, उसको चेक किया, उसको वापस रखा, यू गॉट इट, समझ आया। तो हम इस चीज को फिर से रिपीट करते हैं। फर्स्ट कार्ड निकालेंगे, फर्स्ट कार्ड स्पेड होना चाहिए। तो प्लेइंग कार्ड्स में से कितने कार्ड्स हैं, 52। अभी तक हमने कोई कार्ड निकाला नहीं निकाला, तो वो कार्ड चेक करके एस होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, दैट इज 1/4, दैट्स 13/52। उस कार्ड को हमने चेक किया, वो एस था, सॉरी स्पेड था, उसको हमने वापस बॉक्स में डाल दिया। इज दैट क्लियर। अब हम निकालेंगे दूसरा कार्ड।
दूसरा कार्ड एस होना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा कार्ड एस है, हाँ स्पेड है ना, 13/52 दैट्स 1/4, गॉट इट। अब दूसरा कार्ड निकालना है, वो एस होना चाहिए, उसका नाम हमने एफ रखा, बट ये कंडीशनल है क्योंकि एक कार्ड ऑलरेडी हमने निकाला था। यू गॉट इट। तो क्या उस एक कार्ड निकालने से जो हमने चेक किया था वो स्पेड था, उसको हमने वापस डाल दिया, क्या टोटल नंबर पे कोई फर्क पड़ा? क्या स्पेड्स पे कोई फर्क पड़ा? क्या एसेस पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना। तो एफ की ही प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, बट यहां पे कंडीशन है। कंडीशन ये है, एक कार्ड ऑलरेडी हमने निकाला था, उसको हमने वापस दिया। तो अब मुझे एसेस की प्रोबेबिलिटी बताओ। एफ इज एन एस, तो एसेस तो 4 है ना, 4/52 दैट्स 1/13, राइट। यू गॉट इट। अब मुझे बताओ एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/13। ये तो हमने सिर्फ एक कार्ड निकाला था, जब हमारे पास प्लेइंग कार्ड्स थे, मैंने चेक किया था एक कार्ड वो एस था, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/13 है, ठीक है। अब मैं दूसरे केस में जा रहा हूं। इस केस में हमने 2 कार्ड्स निकाले। पहला निकाला था स्पेड, उसको वापस कर दिया, फिर निकाला एस, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? क्या स्पेड के होने से, इस बार इस एग्जांपल में, क्या स्पेड्स के होने से एसिस पे कोई फर्क पड़ा? मैं रिपीट करूंगा फिर से। ये वाला केस और ये वाला केस 2 डिफरेंट केसेस है, ठीक है। यहां पे जब हमने एफ की बात करी, इससे पहले कुछ भी नहीं हुआ था, तो एफ मींस एस की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4/52 दैट्स 1/13। ये समझ आया। इस वाले केस में हमने क्या किया? प्लेइंग कार्ड्स लिए, उसमें से एस निकाला, प्रोबेबिलिटी चेक की, दैट्स 4/13, सॉरी 4/52 दैट्स 1/13। इस वाले केस में भी एस की ही प्रोबेबिलिटी निकालनी है, लेकिन एस की प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले यहां पे कुछ और हुआ था। क्या हुआ था? स्पेड्स की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली। क्या स्पेड्स की प्रोबेबिलिटी चेक करने के बाद, क्या कार्ड निकालने के बाद स्पेड्स पे कोई फर्क पड़ा? टोटल पे कोई फर्क पड़ा? एसेस पे कोई फर्क पड़ा? तो कितने एसेस बचे? फिर 4 ही बचे। टोटल कितने बचे? 52 ही बचे, दैट्स 1/। अब बताओ मुझे इन दो में कितना फर्क है? कुछ फर्क है इनमें? यहां पे एक ही कार्ड निकाला था, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/13। यहां पे इससे पहले भी एक कार्ड निकाला था, लेकिन उसके होने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी को कहते हैं ई के होने से जब एफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट। क्या कहते हैं? नहीं समझे आप? समझ आया? समझ आया? तो फिलहाल इस केस में कोई फर्क नहीं पड़ा। सो अगर हम इस केस में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज करेंगे, अब यस मे बी, है ना, जब रिप्लेसमेंट होगा तब तो कंफर्म फर्क पड़ेगा, ठीक है कुबर। तो इसीलिए हमारे पास है ना, इंडिपेंडेंट इवेंट सारे नहीं होंगे ना, इंडिपेंडेंट इवेंट सारे नहीं होंगे। ये जब बराबर आएगा, मैं अभी एक रिजल्ट बताऊंगा आपको, आप यहां ध्यान रखो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, अभी यूज किया मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, किसके बराबर होता है? इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ओवर ई। अच्छा, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ओवर ई? वो किसके बराबर है? विच इज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ओवर ई इज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये दोनों सेम है ना, लेकिन ये तब है जब ई के आकर होने से एफ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। यू गॉट माई पॉइंट? सो हम यहां पे इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। यू गॉट इट? समझ आया? तो when the two events are independent, the two events E and F are independent if and only if probability of E intersection F is equal to probability of E into probability of F. अब दूसरा केस देखते हैं। इस वाले केस में देखो क्या है, फिर से 2 कार्ड्स निकालेंगे हम। पहला कार्ड स्पेड होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? स्पेड की प्रोबेबिलिटी है 13/52 विच इज 1/4। लेकिन जो हमने कार्ड निकाला उसको हमने चेक किया, वो स्पेड था, उसको हमने साइड में रखा। इस बार विदाउट रिप्लेसमेंट है, इस बार इस कार्ड को वापस लेकर नहीं जाना है। इस बार जो दूसरा कार्ड होगा एस होगा। अब बताओ मुझे एस के होने से, जब एस निकालना है, एस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब बताओ मुझे टोटल कार्ड कितने हमारे पास? इस बार तो 51 ही है। एसिस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन टोटल कार्ड्स पे फर्क पड़ा, वहां पे इस बार 51 ही बचे। तो अब बताओ प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4/51। एसिस तो बराबर वही है,
एसेस तो बराबर 4 है, स्पेड एक कम हुआ और टोटल में कितना फर्क हुआ, एक फर्क हुआ, दैट्स 51 बचे। क्या इस बार 4/51 क्या इस बार प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ और ई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के बराबर है? नहीं है ना। तो इस केस में हम कहेंगे ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, दे आर डिपेंडेंट इवेंट्स। हाँ मे बी, जो हमने एस निकाला, जो हमने स्पेड निकाला, मे बी वो एस हो सकता है। ठीक है, तो फिलहाल हम बात करेंगे टोटल की। मतलब यहां पे ई और एफ जो है इनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ तो कभी भी सेम नहीं रहेगी, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ और ई सेम नहीं रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के। ठीक है, चाहे वो एस पे फर्क पड़ा, चाहे वो टोटल पे फर्क पड़ा, लेकिन ये दो रिजल्ट्स, हाँ बताओ, ये दो रिजल्ट सेम नहीं रहेंगे। जब ये दो रिजल्ट सेम नहीं रहेंगे तो हम नहीं कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, दे आर डिपेंडेंट इवेंट्स, क्योंकि एक के होने से दूसरे पे फर्क पड़ता है। ठीक है, जैसे यू पीपल आर डिपेंड ऑन मी, क्यों? अगर आप में से कोई नहीं आएगा तो हमारे क्लास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मैं नहीं आऊंगा तो फिर आपको क्या करना है? मैं नहीं इनसे पे आता है फिर फर्क के, अगर वो दो थी अस पे फर्क के सरी मा वोन में वोन आ। ठीक है, ये समझ आया? तो आपने क्या करना है, देखो क्वेश्चन कैसे होगा। क्वेश्चन होगा शो दैट द टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, शो करना होगा। तो आपको क्या शो करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इज दैट क्लियर? अब चलते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 3/5, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 3/5, probability of b is equal to 1/5। फाइंड करना है probability of a intersection b। लिसन, हमें क्या फाइंड करना है? हमें ये निकालना है, बट क्वेश्चन में गिवन है दैट द टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इट इज गिवन दैट a and b are इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा? इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये गिवन है और हमें इसमें से ये निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/5, सो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 3/20। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अभी बताओ सेकंड। विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है, वापस नहीं करना है कार्ड को। ठीक है, फिर ब्लैक। लिसन, कुल मिला के हमारे पास कार्ड्स है 52। पहले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं, क्वेश्चन है क्या और करना क्या है। 52 कार्ड्स में से ब्लैक कितने हैं? 26। रेड कितने हैं? 26 रेड कार्ड्स हैं। दो कार्ड्स निकालने, एक निकाला, वापस नहीं करना है। ठीक है, फिर जाके दूसरा निकालना है। तो फिर क्वेश्चन में करना क्या है? शो क्या करना है? फिर और क्या था? इतना ही है, 1 मिनट। ऐसा Two cards are drawn at random and without replacement from a pack of 52 playing cards. Find the probability that both the cards are, ये वो वाला क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेशन का। लिसन, कुल मिला के हमारे पास कितने कार्ड्स है? 52। E, the first card drawn is black। पहला कार्ड ब्लैक है तो प्रोबेबिलिटी होगी 26/52। क्यों 26? क्यों? क्योंकि ब्लैक कार्ड्स 26 है, टोटल 52 है, सो इट इज 1/2। एक हो गया। F, सेकंड कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक आल्सो। सेकंड कार्ड फिर से ब्लैक है,
लेकिन जब आप सेकंड कार्ड जो है ड्रा करोगे ना, एक कार्ड ऑलरेडी हमने निकाला था, उसको हमने बाहर रखा था, ठीक। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल, इस बार कितने कार्ड्स बचे? ब्लैक बचे 25, टोटल बचे 51, तो इट इज 25/51। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ओवर ई। सॉरी, यहां पे ई लिखना है, क्यों? ये कंडीशनल है ना। प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, फर्स्ट कार्ड इज ऑलरेडी ड्रॉन, वो ई था और उस ई को हमने रिप्लेस नहीं किया, उसको हमने बाहर ही रखा, इट्स 25/51। अदरवाइज दोनों ब्लैक कार्ड्स है तो दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? 26/52। लेकिन दूसरे कार्ड में क्या हो रहा है, एक कार्ड ऑलरेडी हमने निकाला था, उसको हमने बाहर रखा, तो ब्लैक बचे 25, टोटल बचे 51, तो प्रोबेबिलिटी ये है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ब्लैक, बोथ आर ब्लैक, कैसे लिखते हैं? इंटरसेक्शन से लिखते हैं, या कैसे लिखते हैं? मल्टीप्लिकेशन ही लिखते हैं। इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई into probability of second card. E has already occurred. It's 1/2 into 25/51. It's 25/102. It's very simple. एक फेयर कॉइन और एक डाइस हम रोल कर रहे हैं एक साथ, ठीक है। एक साइड से कॉइन है, एक साइड से डाइस है। जरा प्रोबेबिलिटी, ये सैंपल स्पेस बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी जब हम कॉइन और डाइस को थ्रो करेंगे। कॉइन पे क्या आएगा? सपोज हेड आएगा। डाइस पे साथ में क्या क्या आ सकता है? सैंपल स्पेस होता है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो हेड के साथ साथ 1 2 3 4 5 6 आएगा। अगर कॉइन पे टेल आएगा तो डाइस पे 1 2 3 4 5 6। तो सैंपल स्पेस बनेगा H1, ऐसे भी लिख सकते हो, लिसन टू मी, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, H1, H2, H3, H4, H5, H6, T1, T2, T3, T4, T5, T6। टाइम ना कम तो बुझियो। तो अगर हम कॉइन और डाइस को थ्रो करेंगे ना एक साथ, तो 6 पॉसिबिलिटीज आर देयर, बिकॉज कॉइन के 2 फेस है, डाइस के 6 फेस है, 6 2s are 12 इज द सैंपल स्पेस। तो अभी क्या है, हमारे पास 2 इवेंट्स है। क्या क्या इवेंट है? लेट ए बी द इवेंट। अच्छा, इसमें टोटल कितने हैं? 12 आ गए। लेट ए बी द इवेंट हेड appears on coin. Let A be the event, head appears on coin. तो coin पे head आएगा, डाइस की हम बात नहीं कर रहे, तो कौन कौन सा इवेंट आएगा फिर? It's H1, ये सारे आएंगे, H2, H3, H4, H5, H6. How many are there? 6 in total. So what's the probability of A? It is 6 by total, that's 12. It's 1/2. Is that clear? ये एक हो गया। अब बताओ B क्या है? 3 on the dice. तो B में क्या क्या आएगा फिर? 3 आना चाहिए डाइस पे। It's H3, T3, H3, T3, 2 ही आएंगे ना। So टोटल 2 है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2/12, which is 1/6। इतना हो गया, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब इनका इंटरसेक्शन देखेंगे। अब बताओ ए और बी में कॉमन क्या है? व्हाट्स कॉमन इन ए एंड बी? H3। हाउ मेनी आर देयर? 1। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? इट इज 1/12। आपने चेक करना है क्या ए और बी 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। जब हम इंडिपेंडेंट चेक करते हैं तो हमें ये चेक करना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर ये बराबर है तो इंडिपेंडेंट है, अगर बराबर नहीं है तो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ये तो आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये 1/12 आया, इसका नाम फर्स्ट रखो। नाउ अब इन दो का मल्टीप्लाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? इट्स 1/2। What's probability of B? It's 1/6. What is total? So it's 1/, यहाँ पे लिखते हैं। So probability of A into probability of B is 1/,
12. आजा बेटा. So from वालेकुम सलाम. So from first and second, probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B. Probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B. Therefore, A and B are, जब ये बराबर होते हैं ना तो independent. A and B are independent events. ले लो फोटोग्राफ जल्दी से. क्वेश्चन नंबर 7 जरा बताओ. ठहरो. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1. हाँ. 3/5. यस. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल पी. मतलब ये हमें निकालना है. ठीक है. द फर्स्ट पार्ट इज A and B are mutually exclusive events. Mutually बोझे को प्रयोग. When A and B are mutually exclusive, you know mutually exclusive events. Yes, when the two sets are, sets की बात कर रहे हैं. When the two sets, event तो एक set ही होता है ना. The two events are mutually exclusive when their intersection is nothing, that's phi. इतो जो वो ज़हन है. अगर आपको याद नहीं था, अब याद रखो इस चीज को. When the two events are mutually exclusive events, या when the two sets are mutually exclusive sets, then their intersection is phi. ये याद रहा. ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है. अगर एक सेट में कोई एलिमेंट नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0. उसके आने के चांसेस कितने हैं? 0 है. यू गॉट इट. अब हम ऐसे लिखेंगे. वी नो दैट यहां पे इंटरसेक्शन है, यूनियन गिवन है, तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, जैसे आप 11th में सेट्स में पढ़ते थे ना, एन ऑफ ए यूनियन बी, तो अब प्रोबेबिलिटी है. इट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. इतना समझ आया? अब ये किसके बराबर है? 3/5. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? 1/2. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज पी, जो हमें निकालना है, और ये 0 है. क्लियर? ये इधर लेकर आओ तो माइनस पी. ये 1/2 माइनस 3/5. इनको करो क्रॉस मल्टीप्लाई. इट इज 5 माइनस 6. इट्स माइनस 1/10. माइनस माइनस कैंसल, सो विच इंप्लाइज पी इज इक्वल टू 1/10. ये हमें मिला पी का वैल्यू कब? जब ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. अब दूसरा क्या है? सेकेंड इज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. When A and B are independent events, therefore probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B. फिर से यही लिखेंगे. We know that, अभी बताओ क्या लिखेंगे? Probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. अच्छा, अगर मैं ये इस्तेमाल करता, यहां पे मेरे पास क्या होना चाहिए था? इंटरसेक्शन. वो हमें गिवन नहीं है, इसलिए मैंने फिर से यही इस्तेमाल किया. इट इज 3/5 इज इक्वल टू 1/2 प्लस पी माइनस, ये किसके बराबर है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. व्हाट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? 1/2. व्हाट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी? दिस पी. तो यहीं पे निकाल के रखा. सो इट इज p/2. क्लियर? सो यहां शिफ्ट करो इसको. 3/5 माइनस 1/2 इज इक्वल 2p माइनस p इज p/2. फिर से आएगा. ऐसा नहीं है कि मैं भूल गया ये लिखना, या हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया. सो इट्स p/2. इट्स 6 माइनस दिस इज 1/10. सॉरी, 1/10 इज इक्वल p/2, विच इंप्लाइज p इज इक्वल 2/10, विच इंप्लाइज p इज इक्वल टू 1/, ये है p. हाँ हाँ, ठीक है. मैंने ऐसे किया. p इज इक्वल 2/10, फिर इनको इंटरचेंज कर दिया, बस दैट्स इट. सो p इज इक्वल 2/10 विच इज p इज इक्वल टू 1/5. ले लो फोटोग्राफ जल्दी से. 9 इज
In question number 9, probability of A is 1 by 4, 1 by 2, 1 by 8. फाइंड करना है P of not A. You know what's not A? Not A and not B. हाँ वो बुझते मैं कुन थोड़ा सा ये इस्तेमाल कर वही मैं आपको बताऊं. फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए. यू नो व्हाट्स कंप्लीमेंट? कंप्लीमेंट ही होता है नॉट ए. ठीक है, सेट्स की अगर बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट. एंड मीन्स इंटरसेक्शन इन सेट्स एंड नॉट बी मीन्स दिस. ये समझ आया? अगर कहीं पे और होगा तो आप यूनियन को इस्तेमाल करोगे, जहां पे नॉट होगा वहां पे कंप्लीमेंट इस्तेमाल करोगे. ठीक है, नॉट ए इज ए कंप्लीमेंट, एंड मीन्स इंटरसेक्शन, नॉट बी इज बी कंप्लीमेंट. इज दैट क्लियर? गो आख पॉइंट क्लियर. दूसरा, यू नो डिमॉर्गन्स लॉ. डिमॉर्गन्स लॉ. डिमॉर्गन्स लॉ इज ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट. ये एक. तो दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट. इसको आपने जरूरी याद रखना है, तब जाके आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो. यह है डिमॉर्गन्स लॉ. याद रहेगा? अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट. ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट किसके बराबर है? ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट. ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट. ये एक. और एक बात सुनो, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने समझना है. अगर एस है 1 2 3 4 5 6, ये डाइस है. अगर हमारे पास कोई सेट ए है, मतलब कोई इवेंट ए है 1 2 3 एंड 4, कैन यू टेल मी व्हाट्स ए कंप्लीमेंट? अगर ए है 1 2 3 4, व्हाट्स ए कंप्लीमेंट? इट्स 5 and 6. ऑल एस बट नॉट ए. कंप्लीमेंट होता है ऑल एस बट नॉट ए. सारे एस, तो सारे तो 1 से लेकर 6 तक है, लेकिन साथ में मैंने बोला बट नॉट ए, तो 1 2 3 4 को छोड़ के जाना है. ठीक है, अब बताओ मुझे ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4/6. ए कंप्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/6. जरा इन दो का सम देखते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट, it's 4/6 plus 2/6, it's 6/6. that is, so remember this also. ठीक है, ये भी याद रखना. probability of a plus probability of a complement is equal to 1. इसमें से अगर हमें चाहिए probability of a complement तो किसके बराबर है? 1 minus probability of a. ये हमारे काम आएगा. अभी यहां ध्यान रखो, सुनो. अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट. आप इसको एक सेट मानो, सिर्फ फॉर एग्जांपल ई. लिसन, आप इसको मानो इट्स ई. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंप्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंप्लीमेंट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई. सो इट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मतलब ए यूनियन बी. ये भी समझ आया? अब ए यूनियन बी के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, which is probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. हर एक चीज तो है हमारे पास, इनको सबस्टिट्यूट करो, you get this. It's 1 minus probability of A is 1/4, probability of B is 1/2, this is 1/8. It's 1 minus 2 plus 4 is 6/8 minus 1/8, which gives us, so which is equal to 1 minus 5/8, which is 3/8. ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी. अच्छा, अगर ऐसे हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी, क्या लिखोगे? जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है ना, उसमें ये आपने निकालना है. सो यहां पे यूनियन इस्तेमाल करोगे, इट्स ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, फिर करोगे डिमॉर्गन्स लॉ यूज, फिर करोगे ये वाला कंसेप्ट यूज, फिर जाके आपको आंसर मिलेगा. ठीक है, ले लो फोटोग्राफ. ए डाई इज थ्रोन. एक डाई को हम 3 बार टॉस कर रहे हैं, तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे? 216.
So there are 216 elements on throwing 3 dice simultaneously. Okay? अभी बताओ साथ में क्या क्या है? बस Yutisha question. So it's question number 12. Number of elements in sample space is 216 when a dice is thrown 3 times. ठीक है? या अगर हम ऐसा कहेंगे 3 डाइस हम साइमल्टेनियसली थ्रो कर रहे, एक ही बात है. अगर हम ये कहेंगे कि 3 डाइस मतलब एक डाइस को हम 3 बार टॉस कर रहे हैं, इसी का था. सो सैंपल स्पेस में 216 एलिमेंट्स है. ए बी द इवेंट, पढ़ो. गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस. गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस. देखो हम इसको 2 तरीके से करते हैं. एक तरीका बहुत आसान है. एक ये तरीका है हम 216 में से वो एलिमेंट्स देखने जिनमें कम से कम ऑड नंबर होगा, चाहे वो एक बार होगा. लाइक जब हम 3 डाइस को थ्रो करेंगे एलिमेंट्स ऐसे बनते हैं 1 1 1, ये एक एलिमेंट है. और इट इज 1 1 2 और इट इज 1 1 3. ठीक. अब देखो इस चीज को हम कैसे करेंगे. अगर ए है गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस, कैन यू टेल मी व्हाट इज ए कंप्लीमेंट? मतलब जिसको हम कहते हैं नॉट ए. नॉट ए मीन्स ए कंप्लीमेंट. सो व्हाट इज ए कंप्लीमेंट? वो एलिमेंट्स, वो इवेंट जिनमें ऑड नंबर का कंसेप्ट ही नहीं है. नहीं समझे आप बात? इस क्वेश्चन समझूं थोड़ा सा है आसान मगर तशमश इंग्लिश तो तक. तो ये क्वेश्चन जो है हमारे पास इवेंट्स है कि कम से कम एक ऑड नंबर आना चाहिए. लाइक मैंने अभी आपको बताया 2 4 6. क्या ये इसमें फॉल हो रहा है? ये इस क्राइटेरिया में फॉल, क्योंकि इसमें कोई भी इवन नंबर नहीं है, सॉरी ऑड नंबर नहीं है. अच्छा ये क्या ये इसमें फॉल हो रहा है? 2 4 5 ये इसमें फॉल हो रहा है. क्या ये इसमें फॉल हो रहा है? 2 5 6 सॉरी 2 5 1 ये भी इसमें फॉल हो रहा है, क्योंकि कम से कम एक बार ऑड नंबर है. अगर तीनों बार भी होगा नो इशू. ठीक. तो ए कंप्लीमेंट क्या होगा फिर? हाँ, गेटिंग, हम इसको ऐसे लिखेंगे इस स्टेटमेंट को, गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस, गेटिंग इवन नंबर ऑन ऑल द 3 डाइस. तीनों डाइस पे क्या आएगा? इवन नंबर आएगा. अब बताओ मुझे ए निकालना है, तो हमने क्या निकाला? ए कंप्लीमेंट. अब बताओ ए कंप्लीमेंट में कौन कौन सा एलिमेंट होगा? देखो 1 में से कोई नहीं होगा, जस्ट लाइक 1 1 1 1 1 2 है ना, इसमें कोई भी नहीं होगा. 2 में कौन कौन होगा? देखो यहां पे 2 है, पहला डाइस है. 2 के साथ आएगा 1 2 3 4 5 6, लेकिन इसमें से 1 इसको इग्नोर करेंगे. 2 3 4 एंड 6. अब इसके साथ में क्या क्या आएगा? 2 4 6 यही आएंगे ना. अब बताओ इसको देख के मुझे बताओ क्या क्या एलिमेंट आएगा. इट्स 2 2 2 2 2 4 2 2 6 ये एक आया. फिर 2 4 2 2 4 4 2 4 6, देन 2 6 2 2 6 4 2 6 6. अभी इसको कंटिन्यू करना है, डैश डैश डैश. तो लास्ट पे जो होगा ना, अगर यहां पे 2 को रिप्लेस करेंगे 4 से फिर 6 से, तो लास्ट पे आएगा 6 6 6. अब आपने इनको खुद से काउंट करना है. 2 के साथ देखो कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो अगर 2 के साथ 9 है, 4 के साथ कितने आएंगे? 9. 6 के साथ 9, तो 9 3 जार 27. तो ए कंप्लीमेंट में कितने एलिमेंट्स है? 27 है. तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 27/216. इसको कैंसिल करके बताओ मुझे. 3 9 जार
3 7 and 3 2, ठीक है, 9 1s are 9 8s are, so what's the probability? It's 1/8. मुझे A कंप्लीमेंट नहीं, A चाहिए मुझे, तो we know that, अब ये कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे, we know that probability of A प्लस probability of A complement is equal 1. इसमें से मुझे ये पता है, तो चाहिए मुझे probability of A which is, अब बताओगे आप मुझे हमने ये क्यों निकाले, क्योंकि ये कम है, टोटल 216 है, 216 में से ये 27 है सिर्फ, तो वो सारे लिखना मुश्किल था और ये सारे लिखना बहुत आसान है, इसलिए मैंने ये निकाला. सो इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1/8, इट इज 7/8 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. ले लो फोटोग्राफ. क्वेश्चन नंबर 13. टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 18 है. ब्लैक बॉल्स है कितनी? 10. रेड कितनी है? 8 है. अब मुझे ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ. 10/18. और मुझे रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ. ये निकाल के रखो, फिर लिखो फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट है बोथ द बॉल्स आर रेड. फर्स्ट बॉल निकाला, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है, मतलब वो रेड बॉल है, फिर बॉल को वापस बॉक्स में डालना है, क्योंकि ये है ना रिप्लेस करना है. शायद रिप्लेस विदाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेस मतलब वापस डालना है बॉल को. सो बोथ द बॉल्स आर रेड, तो साथ में लिख के रखूंगा मैं रिप्लेसमेंट, ताकि आपको ये चीज याद रहे कि रिप्लेस करना है, ठीक है. अब बताओ मुझे प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड, बोथ आर रेड. सो पहली बॉल निकाली वो भी रेड है, उसको वापस किया, दूसरी बॉल निकाली वो भी रेड है, सो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज करेंगे. इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड. नहीं समझे? समझ आया? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इज 8/18, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इज 8/18. इसको आप जाके कैलकुलेट करोगे, ठीक, वो आप खुद से कर लेना, इसमें कैंसिलेशन भी होगा. अभी सेकंड बताओ. फर्स्ट ब्लैक एंड सेकंड रेड. अब मुझे बताओ फर्स्ट ब्लैक है तो फर्स्ट ब्लैक ही होना चाहिए, इट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल. सेकंड इज रेड, इट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल. ये आप कर सकते हो, ये आप कर सकते हो. अभी दूसरा है, थर्ड पार्ट है, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड. अभी देखो यहां, अब एक ब्लैक है एक रेड है, अब कौन सी ब्लैक होगी ये मेंशन करके नहीं है. वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड. फर्स्ट निकाला, ब्लैक भी हो सकती है रेड भी हो सकती है. अगर फर्स्ट निकाला अगर वो रेड है तो सेकंड क्या होनी चाहिए? ब्लैक. अगर फर्स्ट निकाला वो ब्लैक है तो सेकंड क्या होगी? तो यहां पे ऐसे ऑप्शन बनेगा, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड. बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम it is probability of red ball into probability of black ball plus probability of black ball into probability of red ball. ठीक है, तो ये आप कैलकुलेट खुद से करोगे. अभी 2-3 क्वेश्चन है उनको देख लो, अगर नहीं आते तो फिर मैं खुद से दिखाऊंगा.